तो दोस्तों अपनी पीएमएफआई की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और बात करते हैं इस लेक्चर में मरीन पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ मरीन पॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मतलब कैसी इमेज आती है आपके सामने कि बहुत बड़ा कोई समुद्र है, वहाँ पॉल्यूशन हो गया, लाइक ऑयल स्पिल का इवेंट हो गया, कोई सी है वहाँ पर जो है कोई सैंड बहुत ज़्यादा मिक्स होती चली जा रही है उसके शेलो वाटर्स में, उस प्रकार का कोई पॉल्यूशन हो गया, या फिर जीव जंतु समुद्र मतलब सी के किनारे आके मर रहे हैं कोस्टल रीजन में, तो वो पॉल्यूशन है। या फिर आप किसी पॉन्ड में कोई मछलियाँ मर गई हैं उसको पॉल्यूशन समझते हो। या फिर कोई एक जगह है जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का वो वेटलैंड है और वहाँ पर अभी तक पानी साफ और स्वच्छ था, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो पॉल्यूट होता चला जा रहा है। तो आपके लिए क्या है ये वर्ड मरीन पॉल्यूशन? क्या है आपके लिए वर्ड? कैसी छवि आती है दिमाग के अंदर जब इस वर्ड को सुनते हो? बताओ पहले मुझे। तो हो सकता है आपकी इमेज या तो क्लियर हो या मैं उसको क्लियर करूँ आपके दिमाग में। मरीन पॉल्यूशन को लेकर सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मरीन पॉल्यूशन? किस प्रकार की इमेज आती है आपके अंदर, आपके दिमाग में? बताओ बताओ मतलब पढ़ाई लिखाई को यहाँ पर टेक्स्ट को छोड़ो, जो आप समझते हो वो बताओ। कुछ सीन तो आता होगा ना दिमाग में, आंखों के आगे। लैंड से तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। क्या? एक सेकंड कुणाल, एक मिनट एक मिनट। कुणाल एक मिनट चुप। हाँ क्या कह रहे हो अरिन? ठीक है। ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है पर्सनली है, कोई कोई चिंता वाली बात नहीं। मरीन पॉल्यूशन कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है। हाँ कुणाल, क्या कह रहे थे? किसके द्वारा? हम्म। ठीक है। और कोई? किसी और के कोई सोच विचार मरीन पॉल्यूशन के ऊपर? देखो, जैसे आप जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाली जो बात बता रहे हो और कनाल बता रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये तो सोर्सेज हो गए, है ना? मरीन पॉल्यूशन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में, अगर मुझे इस टॉपिक को समझना है, स्टार्ट करना है, हर वो चीज़ जिसके अंदर पानी है और उस पानी को या तो कोई जीव जंतु यूज़ कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, या इंसान यूज़ कर रहे हैं अपने रेगुलर या पीरियोडिकल कंजम्पशन के लिए। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है मरीन एनवायरनमेंट की, पहले मुझे ये बताओ, है ना? अब जो पीने का पानी जो कि उसमें रहने वाले जीव जंतु को सपोर्ट कर रहा है, सॉरी पीने का पानी नहीं, पानी उस पर्टिकुलर चीज़ का, किसी भी वेटलैंड के स्ट्रक्चर का, छोटे से छोटा तालाब, बड़े से बड़ा समुद्री जीवन, अगर वो कुछ जीव जंतुओं को सपोर्ट कर रहा है या फिर इंसानों के कंजम्पशन के लिए यूज में अभी तक आ रहा है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो कि वो अनफिट बन जाए लाइफ सपोर्ट करने के लिए या फिर ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, तो जो उसके पीछे कारण है, वो कारणों को मैं कहूंगा कि उसने जो पानी को दूषित कर दिया वो बनेगा मरीन पॉल्यूशन। बताओ, ये रास्ता सही है मरीन पॉल्यूशन को डिफाइन करने का? समझ में आया? दो ही तरीके हो सकते हैं ना पानी के एनवायरनमेंट को, या तो इंसान यूज कर रहे होंगे या तो वो कोई जीव जंतु श्रेय सपोर्ट कर रहे होंगे। अब ना वो जीव जंतु सपोर्ट कर रहा है वो पानी, ना इंसान उसको यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब वो चेंज हो गया तो डेफिनेटली श्रेया क्वालिटी अपग्रेड तो नहीं हुई होगी ना शनि, क्वालिटी डाउनग्रेड हुई है। अब डाउनग्रेड हुई है तो पानी में कुछ ना कुछ पदार्थ गए हैं, वो पदार्थ पॉल्यूटेंट्स हैं। जो पॉल्यूटेंट्स गए हैं तो आर्यन वो प्रक्रिया जो है वो पॉल्यूशन है। अब क्योंकि उसने मरीन एनवायरनमेंट को दूषित करा है, प्रदूषित करा है और अफेक्ट करा है, तो वो मरीन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है या मरीन पॉल्यूशन है, सिंपल वर्ड्स में। राइट? रिमेन एज बेसिक एज पॉसिबल। ओके, तो मरीन पॉल्यूशन मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था, जब मैं इस कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा था कुछ महीने पहले, तो मुझे एक बात समझ में आई थी, जो भी मैंने सर्च करा था और जो कंटेंट प्रिपेयर करा था, कि मरीन पॉल्यूशन का कोई एक मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं है।
हालांकि यूनाइटेड नेशंस की कुछ बॉडीज, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन वो उससे रिलेटेड है, मतलब वो डिफाइन नहीं करती हैं इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मरीन पॉल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू एम्प्टिंग ऑफ केमिकल्स इनटू ओशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। समुद्री जीवन में, ठीक है, अगर कोई भी जो केमिकल्स हैं जो जा रहे हैं, एम्प्टी हो रहे हैं, और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स उससे निकल कर आ रहे हैं उस केमिकल्स के गिरने की वजह से ओशन में, तो वो है मरीन पॉल्यूशन, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो कीवर्ड इन्होंने ओशन दे रखा है, तो क्या गलत दे रखा है कि हम इसको कुछ कुछ भी रेंज ऑफ वेटलैंड मान लें या वाटर बॉडी मान लें? तो देखो, वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रिसाइज फर्क बताना कि सर यहाँ पर ओशन के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं लिख सकते हम क्या? सी, पॉन्ड, रिवरीन आइलैंड, ये सब नहीं आ सकता इसके अंदर क्या? इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन फिर उस चीज़ को टेक्निकली थोड़ा सा बाइफरकेट करके एक टर्म दिया जाता है, वो फिर बन जाता है वाटर पॉल्यूशन। अगर बात आप कर रहे हो मरीन पॉल्यूशन की, तो टेक्निकल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा ये फिक्स है, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा ये यूनिवर्सल है, या फिर आपको यही लिख कर आना है। मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ कि ये जो है, ये वाटर पॉल्यूशन है अगर ओशन के अलावा कोई भी बात होती है तो, ठीक है। तो पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल्स, दे स्टिक टू टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज आर टेकन अप बाय प्लैंक्टन एंड बेंथोस एनिमल्स। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो जू प्लैंक्टन एंड फाइटो प्लैंक्टन, जो कि पानी में शामिल है, मरीन एनवायरमेंट में जो शामिल है, ठीक है। विच आर डिपॉजिट और फिल्टर फीडर्स कंसंट्रेटिंग अपवर्ड विद फूड चेन्स। मतलब बेसिकली ये जो जू प्लैंक्टन और जो फाइटो प्लैंक्टन्स हैं, ये एक प्रकार से उस मरीन एनवायरमेंट के अंदर फूड चेन को चलाने का काम करते हैं, उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ना किसी चीज के ऊपर या तो ये डिपॉजिट होते हैं, या किसी ना किसी चीज के ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। अब एज एनिमल्स एज एनिमल फीड्स यूजली have a high fish meal or fish oil content, toxins can be found in consumed food items obtained from livestock and animal husbandry। जो कि मैं आपको बताता रहता हूं हमेशा, एक अगर कोई भी वाटर का एनवायरमेंट अगर कहीं से भी पॉल्यूट हुआ, उसके अंदर मान लो कोई जीव जंतु रह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिश, इसको जो है इंसान कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन की प्रक्रिया में, राइटर भी आपसे ये कह रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कंजम्पशन की प्रक्रिया में, इंसानों की कंजम्पशन की प्रक्रिया में इस फिश के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जो अवेलेबल थे, और टॉक्सिन्स कहां से आए? पॉल्यूटेंट्स की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की वजह से, तो वो एंटर कर जाएंगे ह्यूमन बॉडी में। और आप जानते हो किसी भी प्रकार का कोई जब केमिकल जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो एक रूप ले लेता है। क्या रूप? कार्सिनोजेनिक एलिमेंट, जो कि जाकर कैंसर कॉजिंग एजेंट बन सकता है, ठीक है। तो टू कर्ब मरीन पॉल्यूशन एंड रेगुलेट द यूज ऑफ वर्ल्ड्स ओशन बाय इंडिविजुअल स्टेट्स, दुनिया के विभिन्न देश साथ में आए थे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने दो मेजर कन्वेंशन जो हैं वो बनाई थी एकजुट होकर, और एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करा था। अब ऑर्गेनाइजेशन वैसे अलग अलग भी हो सकती हैं। मैं आपको अक्सर PMFIS में एक एग्जांपल देता हुआ चला आया हूं। श्रेया, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन याद है क्या, अगर रिकॉल कर सको तो, जिसने एम्बार्गो लगाया था जापान के ऊपर कि तुम समुद्र में वेल्स का शिकार नहीं कर सकते। अब तुमने वेल्स काफ़ी हद तक मार दी हैं अपनी जनसंख्या को खिलाने के लिए। कौन सी कमीशन है वो? कोई नाम सुना है कभी उसका? रिकॉल कर सको तो, मैंने बताया तो है वैसे काफ़ी बार। शैनी, कैन यू रिकॉल?
वेल्स की किलिंग को रोकने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड। क्या नाम है उसका? इसका नाम भूल गए? IWC, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। याद आया? इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। इसने जापान के ऊपर, आर्यन क्या हुआ था कुछ साल पहले, एक प्रतिबंध लगाया था, एक एम्बार्गो लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जापान जो है वो समुद्र में जाकर वेंचर नहीं कर सकता वेल्स को मारने के लिए। ठीक है, जापान में वेल्स को खाने के बहुत लोग दीवाने रहते हैं, और इसी चक्कर में जापान ने बहुत सारी वेल्स जो है वो मार डाली थी। मतलब ये नहीं कि एक साथ नहीं मार डाली थी, लेकिन बढ़ते हुए इनकी डिमांड की वजह से मतलब बहुत लार्ज स्केल पर वेल्स की किलिंग करी जा रही थी। ठीक है, और आप जानते हो कि फूड चेन का या फिर पॉपुलेशन का एक कंसेप्ट ये कहता है, या दुनिया का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका कंजम्पशन लेवल कभी भी उसकी रिजुविनेशन लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इंसानों ने पेड़ों के साथ, फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ यही करा और इंसान आज पछता रहा है। ठीक है, रिजुविनेशन लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कन्वेंशन कौन सी है? सबसे पहले तो आप ये समझो, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को भूल जाओ, वो तो मैं एक आपको बात बता रहा था कि किसी भी स्पीशीज़ को देखने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए डेडिकेटेड कमीशन भी हो सकती है, बॉडी भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशन की। कन्वेंशन ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट, एक मिनट, कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, पहले इसकी जगह पर 1996 प्रोटोकॉल था। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये रिप्लेस हुआ बाय 1996 प्रोटोकॉल। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको आप फेमसली जानते हो एज UN क्लॉज। विजन आई इसकी मैगजीन में अक्सर IR के कंटेक्स में हर 3 से 4 महीने में आप इसके ऊपर आर्टिकल या इसके बारे में कहीं ना कहीं एक चीज़ सुनोगे। ठीक है, UN क्लॉज अक्सर न्यूज़ में रहता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। और एक होता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की एक स्पेशल एजेंसी भी आई थिंक। ठीक है, मरीन पॉल्यूशन का कंटेक्स्ट समझ में आया? सबसे पहले बताओ। ठीक है, देखो ओशन की श्रेया सबसे ज़्यादा, जैसे ये ओशन की बात कर रहा था ना मरीन पॉल्यूशन में, इसलिए मैं ओशन का जिक्र कर रहा हूँ। ओशन की श्रेया सबसे ज़्यादा अगर कोई लंका लगती है तो वो पॉल्यूशन छोटे छोटे लेवल पर तो बन सकता है। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना सब लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि ओशन इतना वास्ट होता है, हम उसका एक कोने से दूसरे कोने तक कहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है ये तो पता नहीं लगा सकते ना, कि धीरे धीरे करके कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना श्रेया? ये सारे विजिबल जो चीज़ें होंगी, मतलब ये जो चीज़ें इफेक्ट जो है विजिबल होंगे हमें, ये तो लंबे समय के अंदर होंगे, लंबे दायरे के अंदर होंगे। लेकिन श्रेया देर इज वन मेजर घटना जो कि अगर अभी हो जाए तो अभी विटनेस करी जाएगी कि हाँ इससे मरीन एनवायरनमेंट प्रभावित हुआ है, और भी होगा और कुछ दिन तक चलता रहेगा। ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर सबसे बड़ी वाटर पोल्यूशन का घटनाक्रम क्या होता है? मरीन पोल्यूशन का घटनाक्रम ऑयल स्पिल का इवेंट। ठीक है, और ऑयल स्पिल की वजह से मरीन एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक प्रभावित होती है ना? जैसे कि शायनी आप जानते होगे, आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम या किसी भी प्रकार का जो तेल है, अगर वो समुद्र में फैल जाए शिप्स के टकराने की वजह से, मिस कैरेज की वजह से, कुछ भी है, मतलब वो फैल गया, कंटेनर टकरा गया, लीकेज हो गया, लेकिन उस तेल को साफ करा जा सकता है क्या? क्या अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि हम उस तेल को पूरा साफ कर दें और मरीन इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचा लें? नहीं, पूरे तरीके से नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि 100% मतलब वो नहीं है तब तक, और काफ़ी हद तक वो प्रभावित भी हो चुका है, तो होता है ना। और जो केमिकल्स जो हैं तब तक हो सकता है कि उस फिश पॉपुलेशन, शार्क पॉपुलेशन, वेल्स पॉपुलेशन, क्रैब्स पॉपुलेशन, ठीक है, सी हॉर्स पॉपुलेशन, या जो भी मरीन एनिमल्स है, जीव जंतु हैं, उनमें एंटर कर जाए, और फिर जब वो
फूड चेन के फूड चेन के माध्यम से अपने आप को एक दूसरे को खाते चले, अपने आप को ग्रो करते चले, मल्टीप्लाई करते चले, और फिर जब इंसानों की बारी है उनको खाने की, तब वो उनके फूड चेन के अंदर भी एंटर कर जाए वो टॉक्सिन्स, वो पॉल्यूटेंट्स। क्या राइट ऐसे ही होता है ना? तो सबसे पहले हम इवेंट पढ़ते हैं ऑयल स्पिल के बारे में, ठीक है? सबसे कॉमन रीजन जो ऑयल स्पिल का होता है वो होता है लीकेज ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट एंड लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। या तो मरीन ट्रांसपोर्ट या फिर लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। एंड ऑयल स्पिल कुड अकर ड्यूरिंग ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन एज वेल। डिफरेंस क्या होता है श्रेया ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन में? लैंड, ठीक है। अब अगर ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन अगर है ये चीज सेटअप कर रखी ना मुंबई में रिलायंस वालों ने, और भी कंपनीज है मतलब वैसे अलग अलग जगह पर मुंबई में, लेकिन रिलायंस का काम चलता है आई थिंक इसके रिगार्डिंग। पूरा एक ऑफशोर सेटअप है उनका, ठीक है। अच्छा, ऑनशोर अगर लैंड के ऊपर अगर प्रोडक्शन हो रही है श्रेया, तो कैसे मरीन एनवायरमेंट प्रदूषित हो जाएगा उससे? हाँ हाँ, वो सब डिस्चार्ज वगैरह वाटर बॉडीज में जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से प्रदूषित हो सकता है। अब कुछ इंसिडेंट जानते हैं हम ऑयल स्पिल के। हाँ, प्रोसेस वैसे भी लीकेज अगर हो गया मयूर, नॉर्मल भी लीकेज हो गया तब भी हो सकता है, प्रोसेसिंग में भी हो सकता है। कोई मिलाकर बस वो कि मतलब पानी में अनप्रोसेस वे में वो टकरा गया और मिक्स हो गया, और आप जानते हो कि तेल और पानी का संगम फिर कैसा होता है कि उनको अलग करना फिर मुश्किल हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल। एन ऑयल स्पिल एक्सीडेंट एट ईस्ट चाइना सी इन 2018, it released more than 136 tons of volatile petroleum products। क्वांटिटी देख रहे हो? 136,000 tons of volatile petroleum products। उसके बाद 2010 का घटनाक्रम है, डीप वाटर होराइजन ड्रिलिंग एक्सीडेंट। ये लार्जेस्ट एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल डिजास्टर था अभी तक इतिहास में जो हुआ है, 2010 में हुआ था। इसने क्या करा था, 779 मिलियन लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल रिलीज हो गया था इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। उसके बाद एक शिप थी एमवी वाकाशियो, ये 2020 में हुआ, ये मॉरिशियस के पास। अबाउट 1000 tons of oil is spilled into sanctuary for rare wildlife after the Japanese ship struck a coral reef in 2020। जिस जगह पर ही हुआ मॉरिशस में, वहां पर ये एक डिक्लेयर्ड सेंचुरी थी फॉर रेयर वाइल्ड लाइफ। अब इससे आप एक चीज समझ पा रहे होगे, अगर ऐसी किसी जगह पर, चलो ये तो एक सेंचुरी थी, रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज यहां पर थी, लेकिन कुल मिलाकर मरीन एनवायरनमेंट उससे प्रभावित हो रहा है। अगर आप ये देखो शिप ये वाली कितनी बड़ी है, ठीक है, और उसके ऊपर से इसने जहां जहां पर तेल बिखरा है, ये देखो रेंज देख रहे हो उसकी। अब कितने लाखों करोड़ों छोटे या बड़े साइज के जीव जंतु इस ऑयल स्पिल के इवेंट से प्रभावित हुए होंगे। बात सिर्फ उनके प्रभावित होने की नहीं होती, इमीडिएट इफेक्ट में। इमीडिएट इफेक्ट को अगर आप हटा दो, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स भी काफी सारे होते हैं, और अल्टीमेटली इंसान जो है दुनिया में किसी न किसी कोने में सी फूड को कंज्यूम करते हैं। अगर ऐसे जीव जंतु जो प्रभावित हुए थे ऐसे ऑयल स्पिल के इवेंट की वजह से, और जिनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो केमिकल्स हैं, और उन्होंने उस फूड चेन के प्रोसेस में, वाटर के अंदर जो फूड चेन का जो प्रोसेस चला, उसके अंतर्गत अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स किसी और के अंदर भर दिए। कैसे भर दिए?
जिसके अंदर टॉक्सिन से उसको कोई बड़ी मछली खा गई, ठीक है, उस छोटी मछली को, तो डेफिनेट सी बात है ये और भी जगह मतलब और भी शरीरों में जो है, जब इंसान इनको कंज्यूम करेंगे तो वो पहले तो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की बॉडी में, एक फिश से दूसरे फिश की बॉडी में, फिश से शार्क की बॉडी में, वेल की बॉडी में, इन सब में जाएंगे। और फिर अगर इंसान अगर इनको कंज्यूम करते हैं ऐसे फिश फूड की फॉर्म में इन मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को, तो उनकी बॉडी के अंदर भी वो एंटर हो जाएंगे सारे टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स। तो इम्पैक्ट क्या होता है ऑयल स्पिल का ऑन मरीन लाइफ? तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, तो ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर, इट कवर्स द वाटर सरफेस एज अ थिन फिल्म, एज अ थिन शीट। यहाँ पे फिल्म का मतलब है शीट। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स। अब अगर ऑक्सीजन ही नहीं आता है वहां पर, ऑक्सीजन ही अगर कट ऑफ हो रहा है, तो जो शेलो वाटर्स में अगर मान लो कोई प्लांट्स हैं और बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक अगर स्पीशी है प्लांट्स की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पर, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। अब अगर जो प्राइमरी लेवल पर किसी भी फूड चेन में कौन होता है, सबसे पहले प्लांट की स्पीशीज होती है ना, उनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स, है ना। तो वो पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो फूड चेन का एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं जो पूरी की पूरी चेन है वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी ना, बस ये वाली बात है। तो विद इन आवर्स ऑफ एन ऑयल स्पिल, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, द फिशेस, शेलफिश, प्लैंटन, दे डाई ड्यू टू सफोकेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बर्ड्स एंड सी मेमल्स दैट कंज्यूम डेड फिशेस एंड प्लैंटन डाई ड्यू टू पॉइजनिंग। और फिर अगर जो पॉइजन से मरे नहीं लेकिन बॉडी के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड होता चला गया और फिर इंसान उनको खा रहे, तो इंसानों के अंदर भी वो टॉक्सिन्स जो है वो एंटर कर जाएंगे। फिर आप में से किसी ने, कुणाल ने बोला था ना प्लास्टिक पॉल्यूशन वाली बात, ठीक है, तो ऑयल स्पिल के अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक मेजर पॉल्यूशन होता है मरीन पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में। तो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन इज सेट टू कॉज अराउंड $13 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज मरीन इकोसिस्टम को हर एक साल, हर एक साल। वो वीडियो याद है? अब तो मतलब तो याद रहती होगी वो टॉर्टोइस के नाक में जो स्ट्रॉ या जो चम्मच जो फंस गया था, वो है ना, उसको अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो इट इज एस्टिमेटेड टू आउटवे फिश बाय 2050, कि अगर ऐसा होता चला गया, अनुमान देखो कितना खतरनाक है यूएन और दूसरी बॉडीज का, कि 2050 तक, ठीक है, जितनी मछलियां नहीं है समुद्र में, दुनिया के समुद्र में जितनी मछलियां नहीं है, उससे ज़्यादा ये मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन तैरेगा, जितनी मछलियां नहीं तैर रही हैं। तो प्लास्टिक जो है, इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इवन इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। मरियाना ट्रेंच में भी मिला है, मरियाना ट्रेंच तक के अंदर मिला है, ठीक है, चैलेंजर डीप में। उसके बाद एक्सपोजर टू केमिकल्स लीचिंग फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से जो केमिकल जो रिलीज होते हैं, they usually interfere with the growth, photosynthesis process, oxygen production of Prochlorococcus, the ocean's most abundant photosynthetic cyanobacteria. नाम देख लो इसका, प्रोक्लोरोकस, क्लोरोकोकस। ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के।
ओशन के अंदर बेसिकली क्या है, द ओशंस मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, एंड दे आर एंगेज इन टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. The most visible and disturbing impact of marine plastic are the ingestion, suffocation, entanglement of hundreds of marine species. इंटेंगलमेंट समझते हो? मतलब जैसे मैंने मान लो कोई फिश नेट है, प्लास्टिक के होते हैं, उसमें कोई फिश या कोई भी जीव जंतु है वो फंस गया और उसकी वजह से मर गया. ठीक है. या फिर सफोकेशन और इंजेक्शन कैसे, या तो गटक लिया, खा लिया. सफोकेशन कैसे, उस टोर्टोइज की जो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एक नाक के अंदर गया था वो चम्मच या जो स्ट्रॉ जो फंसा था, दोनों नाकों में चला गया होता तो वो कब तक मुंह खोल खोल कर मतलब जिएगा वहां पर, पानी के अंदर पानी के बाहर, वो मर जाना उसने. ठीक है. उसके बाद या फिर अगर खा भी लिया तो ऑब्वियस ही बात है उससे भी हो जाएगा. जैसे ये चीज़ ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बोली जाती है. हम लोग जो बात करते हैं म्युनिसिपल बॉडीज के कंटेक्स्ट में कि ड्राई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को अलग करा जाए, उसका भी एक रीजन होता है. एक एड भी जो है वो इस प्लास्टिक पोल्यूशन को लैंड के ऊपर जागरूक करने के लिए आती है टीवी पर. आपने कभी देखा हो कि एक कोई गाय है और वो मतलब कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ था, वहां से अपना कोई खाना ढूंढ रही है और वो गलती से उसने प्लास्टिक निकल लिया. प्लास्टिक जो है वो गाय भैंसों की गर्दन में क्या कहते हैं, जब अगर अड़कर रह जाएगा और वो सॉलो नहीं कर सके कोई भी चीज को और गला उनका चोक होगा तो ऑब्वियस ही बात है उनकी डेथ भी हो सकती है उससे. ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकता है. तो मरीन वाइल्ड लाइफ सच एज सी बर्ड्स, वेल्स, फिशेस, टर्टल्स, उनको कभी कभार ऐसा लगता है पानी के अंदर कि जो प्लास्टिक वेस्ट जो तैर रहा है वो उनका शिकार है. एंड मोस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एज देयर स्टमक्स आर फिल्ड विद प्लास्टिक डेब्रिस. न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? प्लास्टिक को खा गए. कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं हो रहा प्लास्टिक से. प्लास्टिक खाने के बाद मतलब कोई नेगेटिव प्रक्रिया बॉडी के अंदर स्टार्ट नहीं हुई, आराम से जो प्रक्रिया चल रही थी वो चलती जा रही है, लेकिन वो फिर भी भुखमरी से मर गए. भुखमरी से कैसे मर गए? प्लास्टिक में कौन से न्यूट्रिशन थे? खाना इसलिए खाया जाता है ताकि पोषण मिले, जिससे हमारी ग्रोथ, एनर्जी, ये सारी चीजें बरकरार रहें. सिर्फ पेट भरना मकसद नहीं होता. ठीक है. अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान ऑपरेशन करके कुछ पत्थर कंकड़ रखवा ले ताकि पेट भरा भरा लगे. बात एनर्जी मिलने की भी होती है ना. तो ये भूखमरी से ऐसे मिल जाते हैं. बेसिकली क्या कि पेट तो फुल है प्लास्टिक से, प्लास्टिक का कोई नेगेटिव प्रभाव हो भी नहीं रहा शरीर के ऊपर. सारा कूड़ा कचरा कबाड़ भरा हुआ है प्लास्टिक का पेट के अंदर इन मरीन ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन फिर भी भूखमरी से मर गए. राइटर आपको इंडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं खींच पाए उससे. कैसे खींचेंगे? प्लास्टिक में कोई न्यूट्रिशन खींचने की चीज होती है प्लास्टिक? क्या इनविजिबल प्लास्टिक जो है, इनविजिबल प्लास्टिक टर्म देखो, ये जो है आइडेंटिफाई करा गया है दुनिया के अलग अलग कोनों में. घर में जो पानी आता है उसमें, नमक में, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल सैंपल्स कलेक्टेड इन द वर्ल्ड्स ओशंस इंक्लूडिंग द आर्टिक. अब नमक में कैसे? क्योंकि दुनिया में नमक कहां से आता है बताओ? समुद्रों से, ओशन सी वाटर से ही आता है ना नमक. उनमें देखा गया इनविजिबल प्लास्टिक. हाँ, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एलिमेंट्स. यस. ठीक है. सेवरल केमिकल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक. ये बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से बड़े सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इंसानों में, लाइक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल एंड इम्यून डिसऑर्डर, इंसानों में भी और वाइल्ड लाइफ में भी. अब एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी. और बहुत अच्छी बात इस बुक की कि इसने इस कन्वेंशन को दे रखा है, क्योंकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तभी मुझे इस कन्वेंशन के बारे में जानने को मिला था. करंट अफेयर में रेगुलरली जैसे यूएन क्लॉज वगैरह जो रहती है कन्वेंशंस विद रिगार्ड टू सी पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल इवेंट्स, वाटर पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, ये जो भी है, ये कन्वेंशन ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी नहीं रहती, जबकि है बहुत माइन्यूट सा नाम इसका. और
ईजी है इसके बारे में इंटरप्रेट करने की कन्वेंशन किस बारे में होगी, लेकिन फिर भी एक जिक्र तो होगा ना, आप अपनी मर्जी से कन्वेंशन थोड़ी ना बना सकते हो यूपीएससी की जर्नी में, है ना। तो अच्छी बात है कि इस बुक ने इस यूनिक कन्वेंशन को लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जानते हैं क्या है कन्वेंशन ऑन, यानी कि एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, प्रोटोकॉल है ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें विभिन्न देशों की सरकारों ने पार्टिसिपेट करा था। लंदन में ये लोग मिले थे नवंबर में 1972 के साल में, 1972 में, और इस कन्वेंशन को बोला गया लंदन कन्वेंशन, जिसका जो फेमस नाम है वो है कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, कि समुद्रों में जो कूड़ा कचरा कबाड़ है, प्लास्टिक है, कोई भी किसी भी फॉर्म का कूड़ा कचरा कबाड़ है, उसको डंप नहीं करना है। इस कन्वेंशन का ग्लोबल कैरेक्टर है, यानी कि ये जो कन्वेंशन है किसी एक देश, किसी एक रीजन, किसी एक समुद्र तक सीमित नहीं है क्योंकि आप जान ही सकते हो जब ये फॉर्म हुई थी इट वॉज फॉर्म थ्रू इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो कन्वेंशन एज अ ग्लोबल कैरेक्टर एंड इज एम्ड एट इंटरनेशनल कंट्रोल एंड पुटिंग एन एंड टू मरीन पॉल्यूशन, मतलब मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करना है इंटरनेशनली और उसको खत्म भी करना है, दो चीजें। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एग्जाम के हिसाब से वो ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डंपिंग अंडर दिस कन्वेंशन, अंडर दिस लंदन कन्वेंशन है, जिसको आप कह रहे हो कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, जिसको लंदन कन्वेंशन बोला जा रहा है। लेकिन इसके अंदर ये डंपिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ डंपिंग अंडर द कन्वेंशन इट रिलेट्स टू डेलिबरेट डिस्पोजल, जानबूझकर अगर समुद्र में कोई वेस्ट या दूसरे मटेरियल जो है वो फेंक रहा है फ्रॉम वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स, प्लेटफॉर्म एंड अदर मैनमेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी जगह, अब आप कहोगे प्लेटफॉर्म क्या है, यार देखो कोई भी ऐसी जगह जहां पर ना समुद्र है बगल में, ठीक है, और आपने कोई भी एक चीज फेंक दी, जैसे पहले मान लो मैं आपको बताता हूँ डंपिंग को, बताता हूँ मैं आपको रियल सेंस में, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। राज 2 एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की कुछ साल पहले, उसका एक गाना माही माही, इसमें आपको एक मैं सीन दिखाता हूँ ज़रा, कि ये जो आपको बोल रहा है ना यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म होता क्या है इस कन्वेंशन के अंदर, आपको डीप डिगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म के बारे में किसको कह रहा है, जस्ट वेट। जैसे ये कोई भी एक जगह है जहाँ पर समुद्र का छोर जो है वो अवेलेबल है, ये किसी एक, चाहे भले टापू पर खड़ा है पर्सन, या किसी एक कोस्टल एरिया में जो है वो पर्सन खड़ा हुआ है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो पानी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, बगल में आसपास। अब यहाँ पर जो ये कीवर्ड था डेलिबरेट डिस्पोजल, जानबूझकर आपने समुद्र के अंदर कोई वेस्ट फेंका, वेस्ट मतलब चिप्स का पैकेट, रैपर या कुछ भी ऐसा फेंका, या फिर अदर मटेरियल भी, कीवर्ड के ऊपर फोकस करो प्लीज, यूपीएससी ऐसी कीवर्ड्स के साथ ही खेलता है। अदर मटेरियल्स जो कि किसी शिप वेसल से, एयरक्राफ्ट से, प्लेटफॉर्म से, या दूसरे मैनमेड स्ट्रक्चर जो हैं वो पानी में गिरे हो। अब यहां पर देखो, जैसे बॉटल है, इसने बॉटल में ना एक मैसेज, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे पिक्चरों में हम लोग बचपन से देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं कि हेल्प मी, मैं यहाँ फंसा हुआ, जो भी एक बॉटल जो भी है उसके अंदर लिक्विड था, दारू थी, जो भी था, उसको पोर करके आपने एक मैसेज डाला उसके अंदर, और उसके बाद फिर पानी में फेंक दिया उसको, ताकि कोई ये बहाव जब बढ़ेगा समुद्री वेव्स का, तो ये आगे तक जो है ये जाएगी बॉटल मेरी, और कोई शिप या कोई जो इंसान है मुझे ढूंढ सके इस टापू पर या जहाँ पर भी मैं अटका हूँ, जैसे अभी ये लोग यहाँ पर खो गए हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो है बॉटल जो है वो फेंक रहा है। अब इसने यहाँ पर डेलिबरेटली फेंका हेल्प के लिए,
लेकिन अगर आप इस कन्वेंशन की अगर आप मानो ना, अगर आप इस कन्वेंशन की मानो, तो ये जो है इसने जो बॉटल ये जो फेंकी, तो ये भी एक डंपिंग की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, बस मुझे एक सीन याद आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये इसमें डंपिंग है, डेलिबरेटली करा ना इसने आर्यन, डेलिबरेटली करा, भले ही मदद मांग रहा था लेकिन होशो आवाज में करा ना ये वाला काम, ये डंपिंग है। मैं इसके ऊपर इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि अगर ये कन्वेंशन कल को पेपर में आती है, अगर ये कल को कन्वेंशन पेपर में आती है तो ये जो वर्ड्स हैं, इसी वर्ड के ऊपर अगर यहाँ पर डेफिनेशन डंपिंग गिवन है किसी कन्वेंशन के अंदर, किसी कन्वेंशन के नाम के साथ साथ उसकी डेफिनेशन जो है वो गिवन है, तो वो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको। मैं कोई ऐसा साल देख रहा था जिसके अंदर जनरली जैसे 50, 75, 55, 55 की जो टेबल्स में जो साल आती है ना, उसमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2024 में आने की चांसेस कम है, लेकिन देखो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके हाथ में अगर बुक है, यू शुड रीड इट इन टोटो फ्रॉम कवर टू कवर। तो डंपिंग हियर डज नॉट कवर वेस्ट डिराइव फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ सी बेड मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पर जो सी बेड में जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, अगर उसको एक्सप्लोर करा जा रहा है, उसको यूज करा जा रहा है, तो वो डंपिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि ये वाला काम वैसे भी सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन का, चाहिए दुनिया में कहीं पर भी हो रहा हो, तो वो गवर्नमेंटल परमिशन से ही होता है। इतना मानते हो, गवर्नमेंट ही परमिट देती है उसके लिए कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को ये करने के लिए। तो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता होता है जो भी काम अगर एक सरकार ने करा है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ फिर इसके अंदर नहीं आएगी डंपिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसका कंटेक्स्ट बताता हूँ, ऐसा क्यों बोला गया, ये सेकंड पॉइंट क्यों लिखा गया कि डंपिंग हियर डज नॉट कवर, ये कवर क्या नहीं करता है। ऐसे भी चीज़ें यूपीएससी को पूछना बहुत पसंद है कि क्या होता है डेफिनेशन में और क्या चीज़ें नहीं आएंगी, क्या ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, फिर वो आपको बोलेगा ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, या सारी करेक्ट हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब तो पेपर क्योंकि ऐसे ही आता है, तो वो रहा नहीं सिनेरियो, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप इसका कंटेक्स्ट समझो, ये इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, यानी कि सारी सरकारें साथ में आई थी इस लंदन कन्वेंशन को साइन करने। तो सरकारों का एक सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि यार देखो, हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए जो हमारे दायरे के अंदर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, यही तो कंट्री की बाउंड्री होती है ना, ईईजी, जिसको मतलब कुछ भी कह लो, चाहे ईईजी कह लो, ईईजेड कह लो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया का, कितने नॉटिकल माइल्स का है? हम्म, लगभग अराउंड 200 किलोमीटर का नॉटिकल माइल्स हमारा, है ना, यही है। अब हर एक कंट्री का ऐसे अलग अलग नॉटिकल माइल्स होता है। तो यहाँ पर जो है कंट्री ने क्वेश्चन रेज करा था इस कन्वेंशन के अंदर, यार देखो हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, हमारे पास वैसे भी ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो हमारे जो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दायरे तक जो भी सी बेड मिनरल्स हैं, हम उसको एक्सप्लोर करके ही, उन मिनरल्स को एक्सेप्ट करके, उसकी प्रोसेसिंग करके, उसको एक्सपोर्ट करके, उसको बेचकर, वैसे ही हम अपने लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप करते हैं। तो यार फिर हमें ये कन्वेंशन जो है साइन करना ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पर एक लिबर्टी क्लॉज दे दिया गया था। लिबर्टी क्लॉज कन्वेंशन में मतलब उसको कहते हैं, अभी आईआर की भाषा आप ज़्यादा समझते नहीं हो आप सब लोग, मैंने कभी आईआर आपको डिटेल में टेक्नोलॉजी वाइज पढ़ाया नहीं है, लेकिन आईआर के कंटेक्स्ट में एक ना लिबर्टी क्लॉज से एक एक्सेप्शन क्लॉज हो, एक्सेप्शन क्लॉज तो समझ ही सकते हो, एक्सेप्शन क्लॉज होता है। एक्सेप्शन क्लॉज मतलब बेसिकली उन एग्रीमेंट्स के लिए होता है जहां पर कोई कंट्री इस वजह से बैकआउट कर रही है, या वेरियस कंट्रीज किसी कन्वेंशन से इस वजह से बैकआउट कर रही है कि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट या किसी भी प्रकार के जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बोल दिया गया था कि डंपिंग हियर डज नॉट कवर वो वाले वेस्ट विच आर डिराइव फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी बेड मिनरल रिसोर्सेज। लेकिन फिर कंट्रीज को ये भी बोल दिया गया था, बात अधूरी है, कंट्रीज को ये भी बोल दिया गया था कि उन वेस्ट को फिर ठिकाने लगाने के लिए जो कि सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन से जनरेट होंगे, ठीक है, वो अगर वो एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, एक्सप्लोर करे जाते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए जो है आप अपने अपने उन प्राइवेट बॉडीज को, जो भी सरकारें आप में से परमिशन दे रही है अपनी अपनी कंट्रीज में,
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर बनाना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बात शुरू होती है कि प्राइवेट कंपनीज की एक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जिसको हम लोग जीएस पेपर 4 के कंटेक्स्ट में सबसे पहले कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स। फिर हमारे पास एक डेडिकेटेड बॉडी है, श्रेया कौन सी बॉडी है? वो जो प्रिंसिपल नेशनल जस्टिस पर बनी हुई है एनवायरमेंटल बॉडी। गुड, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये कौन से प्रिंसिपल पे बनी है श्रेया? प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। गुड। और सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है ना फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में श्रेया, कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को देखा जाएगा कि कोई भी लॉ अगर रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो कितना रीजनेबल है, वो रैशनल है, क्या है। तो उसमें प्रिंसिपल नेशनल जस्टिस का एलिमेंट जरूर होना चाहिए, है ना। तो 1978 की अमेंडमेंट में जो एक हुई थी, 97 मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, याद रखना जो भी हम बातें यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इस कन्वेंशन के दायरे के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक मत ले जाना अपना दिमाग। तो 1978 में इस कन्वेंशन में एक अमेंडमेंट हुई। अभी आई कब थी ट्रीटी, ये कन्वेंशन 1972 में। 78 में अमेंडमेंट होने जा रही है, यानी कि कितने साल बाद? लगभग 6 साल बाद। तो 78 की अमेंडमेंट जो हुई थी, इट डेल्ट विद इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट एट सी, ठीक है। सी में जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो भी, क्योंकि अभी तक ये जो है ना मरीन मरीन वर्ड बोलते बोलते सबको बेसिकली ये लगता था कि ओशन का दायरा या फिर सी का दायरा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मतलब जो भी कोस्टल रीजन वगैरह को भी जो एरिया जो टच करते हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई इमरान हाशमी की, तो उसमें वो किसी ना किसी जगह पर खड़ा हुआ है, तो जो हो सकता है कि सी को या किसी ओशन को टच करे। तो यहाँ पर बात करी गई कि जो वेस्ट जो है यहाँ पर जो जनरेट होते हैं नियर सी लेवल। फिर एक अमेंडमेंट होती है कुछ साल बाद 1993 में, इट बैन डंपिंग ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑल्सो इन द सीज, ठीक है, कि इसको भी डंप नहीं करना है। एंड दे फेस्ड आउट द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो बाय 1995 एंड कॉल्ड फॉर एन एंड टू इंसिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एट सी। यानी कि देख रहे हो समुद्र में क्या क्या डलना चाहिए, किस किस की वजह से वेस्ट जनरेट होता है, इसको धीरे धीरे करके एलिमिनेट करा जा रहा है। गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट्स को, नेशन स्टेट्स को और जागरूक बनाया जा रहा है, जो कि इसकी जो है वो है सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, इस कन्वेंशन की। तो इट इज टू बी नोटेड दैट डंपिंग ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एज वेल एज इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट दे वर अर्लियर परमिटेड बाय द कन्वेंशन। अब ऐसा ये जो पॉइंट है ना, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, और आंख बंद करके आप खुद भी बता सकते हो ये वाली बात कि हाँ यूपीएससी अगर ऐसी किसी कन्वेंशन के ऊपर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो सबसे पहले वो लाइन ऐसे ही पकड़ेगा कि जब ये कन्वेंशन बनी थी ना, जब ये कन्वेंशन फोर्स में आई थी, तब इसने लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को और इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट को परमिट कर रखा था, ठीक है। इसने सिर्फ जो है डंपिंग की बात कही थी कि डेलिबरेट डिस्पोजल ऑफ सी एट सी ऑफ वेस्ट एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वेसल, एयरक्राफ्ट, प्लेटफॉर्म एंड अदर मैनमेड स्ट्रक्चर। लेकिन इंडस्ट्रीज से उत्पन्न होने वाले, किसी और एक्टिविटी से उत्पन्न होने वाले, या फिर वेस्ट का नेचर जो अगर वो लो लेवल का रेडियो एक्टिव वेस्ट हो तो ये परमिटेड थे, ठीक है। तो आपको लगेगा नहीं ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव बात आ गई, इंडस्ट्रियल बात आ गई, पक्का यार इसने तो शुरू से पहले दिन से बैन कर रखा होगा। वो आपके लगने से नहीं होता। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वो आपके लगने से नहीं होता। आपको लगने को तो बहुत कुछ लग सकता है, यूपीएससी अगर वो उस चीज़ को डाल रहा तो डेफिनेट सी बात है उस कन्वेंशन के अंदर वो ऊट पटांग सी चीज़ रही होगी। लेकिन वही वही वाली बात है, आपको एक बार के लिए वो चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पिछले 7 साल से प्रीलिम्स का पेपर ऐसा आ रहा है, लगभग 6 साल से, 2017 से जब से पैटर्न चेंज हुआ, प्रीलिम्स का लेवल जो है ऐसा जाने लगा कि रेगुलर सोर्सेज से, करंट अफेयर से पढ़ने के बाद भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है उसके अंदर। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सुनो तब अटेंड करो वो क्वेश्चन। आपने सुन ही नहीं रखा है तो आप नहीं कर सकते उसको अटेंड, आपको करना भी नहीं चाहिए। वो कट ऑफ बताती है खुद, ठीक है, कि आप कट ऑफ कहाँ ट्रिपल डिजिट की हुआ करती थी, अब वो डबल डिजिट पर आ गई है। द चेंजिंग अप्रोच कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ द टाइम्स लेड टू द एडॉप्शन ऑफ 1996 प्रोटोकॉल ऑन नवंबर 7, 1996, ठीक है। मतलब ये जो जितने भी अमेंडमेंट्स आए ना, जिसके अंदर वो बात कर रहा था इंसिनेशन ऑफ वेस्ट एट सी, ठीक है, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसके बाद
ये क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो उसने बात करी, ये जितने भी जो अमेंडमेंट्स जो लेकर आया उसको 1996 से इसने लागू करना शुरू करा। तो 1996 का प्रोटोकॉल था क्या, एक बार हम इसको भी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे फिर हमारे ये जो करंट सिनेरियो में जो लंदन कन्वेंशन जो चल रही है, फिर ये जो कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट जो सी चल रही है, इसका हमें करंट सिनेरियो जो है वो समझ में आएगा। तो प्रोटोकॉल ये जो है ये इफेक्ट में आया 2006 में, और इसने 1972 की कन्वेंशन को रिप्लेस कर दिया, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर मारा, क्योंकि वो ज़माना अलग था, अब ये चीज़ अलग है। 1996 का जो प्रोटोकॉल आया ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था एज कम्पेयर टू 1972 की कन्वेंशन, जिसमें डंपिंग अलाउ करी गई थी कुछ कुछ कंडीशंस के साथ। लेकिन 1996 का प्रोटोकॉल 1972 की कन्वेंशन से अलग कैसे है कि 96 का जो प्रोटोकॉल है इट कॉल्स फॉर एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स। कीवर्ड्स पे फोकस करना प्लीज। एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसा नहीं है कि इसने हर चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लिए, लेकिन एप्रोप्रिएट जगह पर, ठीक है। टू बी टेकन व्हेन वेस्ट थ्रोन इनटू द सी आर लाइकली टू कॉज हार्म even when there is no conclusive evidence to prove a cause relationship between inputs and their effects। ठीक है, यानी कि इसने बोला कि हाँ कुछ एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कचरा समुद्र में गया है, ठीक है, और उसकी वजह से एक लाइकलीहुड है कि हार्म हो सकता है, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर कि जो चीज फेंकी गई है क्या निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई इफेक्ट, या अगर मैं आपको बोलूं तो एडवर्स इफेक्ट वो पैदा करेगा कि नहीं करेगा, वो कूड़ा कचरा कबाड़ जो समुद्र के अंदर फेंका गया है। लेकिन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो बेटर ये कि इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लो। और मैं जितने भी गोले मारता हूं, जो वर्ड्स को हाईलाइट करता हूं, आप समझ जाया करो, वो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उस लाइन को लेकर, उस पैराग्राफ को लेकर, ठीक है। एप्रोप्रिएट जगह पर, कि जहां पर हमें लग रहा है कि भाई यार ये चीज प्रभावित कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो जब आप 50-50% श्योर हो क्योंकि नहीं करी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कर दिया तो बेटर है कि उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लो एप्रोप्रिएट जगह पर। अब एप्रोप्रिएट इसलिए बहुत बार ऐसा होता है दुनिया में इतनी सारी तरीके की एक्टिविटीज है, अब हर चीज के ऊपर कंप्लीट एम्बार्गो नहीं लगा सकते, कंप्लीटली मतलब उसको मतलब उसके ऊपर एक प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन जो है वो 100% नहीं लगा सकते आप, कैसा होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी ट्रीटी बाइंडिंग तो होती नहीं है, ये भी नहीं है ट्रीटी बाइंडिंग। जब 1972 की कन्वेंशन में आपने कहां पर वर्ड पढ़ा है बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। सरकारें तो बेसिकली बैकआउट भी करने लगी थी, ये जो सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन की वजह से जनरेट होने वाले वेस्ट की वजह से ये इनको अलाउ नहीं करने दिया जा रहा था जो, ठीक है। तो कंट्रीज फिर से बाहर निकल जाएंगी, तो बेटर ये है कि सबके साथ अगर शांति व्यवस्था से बात करनी है और सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आया गया है और कोई कंट्री बैकआउट ना करे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लें ऐसे। लेकिन अब 96 का प्रोटोकॉल 1972 के ज़माने में आने वाली उस कन्वेंशन से अलग हो चुका था, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा लिबर्टी या फिर एक्सेप्शन क्लॉज नहीं दे रहा है। प्रोटोकॉल ने ये भी बोला दैट द पॉल्यूटर शुड इन प्रिंसिपल बियर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। तुमने अगर पॉल्यूशन करा तो यू शुड बियर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। जैसे श्रेया याद है एयर पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में दुनिया में एक यूनिक चीज आई अभी एक डिकेड पहले, हाफ अ डिकेड पहले, कार्बन क्रेडिट बॉन्ड्स। याद है कि मेरे पास इतनी परमिसेबल लिमिट है एमिशन करने की, अगर मैं इससे ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ तो मैं उसकी ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ कार्बन की, है ना। पता नहीं पूरा पूरा प्रिंसिपल ये, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट इंश्योर दैट प्रोटोकॉल डज नॉट सिंपली रिजल्ट इन पॉल्यूशन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट टू अनदर, ठीक है। अब देखो ये लिखना बहुत आसान है थ्योरेटिकली, करना उतना ही मुश्किल। याद है मेरी वो वाली बात जो आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर या उससे प्रीवियस लेक्चर में कही थी, इसी चैप्टर में हमारा वो डिस्कशन चल रही थी कि अगर आगरा की कोई इंडस्ट्री अगर पॉल्यूशन कर रही है, वो ताजमहल को प्रभावित कर रही है मान लिया, लेकिन उसका पॉल्यूशन हवा और बादलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं निकलेगा, यूपी की इंडस्ट्री ने अगर पॉल्यूशन करा है, या इंडिया के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये कहा जा सकता है क्या बताओ?
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद है, एक और एग्जांपल जो मैं देता रहता हूँ, ब्रिटेन में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया का हर एक कोना भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है। एंटार्क्टिका जैसी जगह भी भुगत रही है कि नहीं भुगत रही है, जहां पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट इंश्योर दैट protocol does not simply result in pollution being transferred from one part of the environment to another. Protocol जो है it prohibits the contracting parties from dumping waste or any other matter with the exception of those listed in annexure 1. एक क्लॉज है कि जहां पर मतलब वो दे रखा है कि लिबर्टी क्या आप इस तरीके से पॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो भी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब बेसिकली जो सिग्नेटरीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उनका बेसिकली कहना था कि ये प्रोटोकॉल ऐसी लिबर्टी ना देते कि सामने वाले ने पे तो कर दिया, लेकिन वो पॉल्यूशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर हो गया। दिमाग अपना वाटर पॉल्यूशन पे ही रखना, एयर पॉल्यूशन पे लेकर मत जाना, ठीक है। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब चीज़ों का। ऐसा ना हो कि कूड़ा कचरा कबाड़ जो है वो निकला पैसिफिक ओशन से और गया ये एंटार्क्टिक ओशन तक और उसके आसपास की कंट्री जो भी हैं। तो एनेक्चर 1 किसके साथ डील करता है? जो ये एनेक्चर 1 है, इट इंक्लूड्स ड्रेस्ड मटेरियल, सीवेज स्लज, fish waste from industrial fish processing operations etc. for which the concern is mainly physical impact. ये सब चीज़ें अगर इस फॉर्म में होंगी, जो ये जो गंदगी है या फिर ये जो कीचड़ है एक प्रकार से, या जो फिश वेस्ट है जो कि इंडस्ट्रीज में फिश प्रोसेसिंग ऑपरेशन से जो निकला है, ये बेसिकली फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करेंगी, बोथ मरीन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो इनका फिजिकल इम्पैक्ट होगा। प्रोटोकॉल जो है इट प्रोहिबिट्स इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट एट सी, जो कि परमिट पहले करा गया था 1972 की कन्वेंशन में, लेकिन बाद में उसको आप जानते हो कि अमेंडमेंट 1993 में जो अमेंडमेंट हुई थी उससे क्या कहते हैं एक उसने रोक दिया था, और इस प्रोटोकॉल में कंप्लीट तरीके से उसको क्या कहते हैं प्रोहिबिट करा गया। प्रोटोकॉल ये भी कहता है 1996 का दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शैल नॉट अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट और अदर मैटर टू अदर कंट्रीज फॉर डंपिंग और इंसिनरेशन एट सी। वही चीज़ जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से अपना जो डर है ये पहले ही जाहिर कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसा ना हो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाए। ये वाला पॉइंट नहीं, सॉरी, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटेरिएट ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटोकॉल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई कि 96 का जो प्रोटोकॉल है ये माना जाएगा, इफेक्ट में आएगा, सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इसका पालन करेंगी, IMO इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाँ, मैं सही था। IMO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। UN की 16 से 17 स्पेशल एजेंसी होती हैं। कितनी, आई थिंक कितनी, 15 बोल रहा है। हाँ, आई थिंक 15 ही होती हैं। एक मिनट रुकना बस जरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, UN की साइड 17 दिखा रही है। ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। रुको, उसको सारे लोग ना अच्छे से याद कर लेना, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, 17 है टोटल इन नंबर।
ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी यहाँ पर, ठीक है, 17 है टोटल। तो 2006 की अमेंडमेंट्स टू द प्रोटोकॉल वो क्या है? अडॉप्टेड इन 2006, अमेंडमेंट्स वर इन फोर्स इन 2007। Amendments have created a basis in environmental law, क्योंकि अच्छा 2006 की अमेंडमेंट जो है ना, बेसिकली कंफ्यूज मत होना, 96 का जो प्रोटोकॉल पड़ा था ना वो इफेक्ट में आया 2006 में, और जैसे ही वो आया तो उसने 1972 की कन्वेंशन को काइंड ऑफ रिप्लेस ही कर दिया, इसलिए वो कह रहा है 2006 की अमेंडमेंट्स। तो दे वर अडॉप्टेड इन 2006, अमेंडमेंट्स वर इन फोर्स इन 2007। अमेंडमेंट्स ने जो 2006 में हुई फाइनली, इन्होंने एक बेसिस बनाया एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ की फॉर्म में कि हम कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को भी रेगुलेट करेंगे इन सबसीड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब सबसीड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसके लिए कॉमन वर्ड आप जानते हो बहुत अच्छा था, वो क्या होता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सी बेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां पर वो कार्बन कैप्चर होके ट्रैप हो गया हो। लेकिन सबसील्ड क्यों है? ये वर्ड का मतलब क्या होता है सबसील्ड? सबसील्ड कोई भी एक ऐसी चीज होती है कि अगर थोड़ी सी इंटरवेंशन वहां पर करी जाए तो उसको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो इट इज पार्ट ऑफ द मेजर्स बीइंग कंसीडर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन, लाइक डेवलपिंग लो कार्बन एनर्जी फॉर्म्स स्पेशली फॉर सोर्सेज ऑफ इनॉर्मस CO2 emissions. The amendments allowed storage of carbon dioxide under the seabed but regulate sequestration of CO2 streams from CO2 capture processes in subseed geological formations. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर याद है जो अभी हमारा करंटली चल रहा है, जिसके अंदर हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट होने वाली बड़ी सारी चीज़ों की बात करी थी। उनमें से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन की मैंने आपसे बात करी थी, शेल गैस, याद है? शेल गैस की प्रक्रिया में यहाँ पर हालांकि बात कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की रिलीजिंग की हो रही है, लेकिन मीथेन रिलीज होती है ना। अब मीथेन ट्रैप कहाँ पर थी श्रेया? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ट्रैप थी ना, लेकिन जैसे ही अगर उसको स्ट्राइक करा गया तो उस प्रक्रिया में मीथेन भी रिलीज हो गया। ऐसी बड़ी सारी चीज़ों से अगर आप मतलब अर्थ से कोई भी चीज़ खोद कर निकाल रहे हो, चट्टाने तोड़कर निकाल रहे हो, तो रॉक्स में भी कभी कभार ऐसी चीज़ें जो हैं स्टोर होती हैं, वो भी टूट कर, या फिर अंडरग्राउंड बेड्स में, सी बेड्स में, लिथोस्फीयर की प्लेट में, कहीं पर भी अगर वो चीज़ है तो वो चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो उस CO2 को हमें एमिट होने से रोकना है, उसके सोर्सेज को भी कंट्रोल करना है। फिर हम बात करते हैं UN क्लॉज की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो UN क्लॉज जो है, इट इस्टेब्लिशेस जर्नल ऑब्लिगेशंस फॉर सेफगार्डिंग द मरीन एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन हाई सीज, ठीक है। UN क्लॉज जो है ये कुछ ऑब्लिगेशंस लगाता है कि कैसे हमें मरीन एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है उस साइंटिफिक रिसर्च की फ्रीडम को हाई सीज पर। तो ये एक लीगल रिजीम बनाने की कोशिश करता है UN क्लॉज फॉर कंट्रोलिंग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इन डीप सी बेड एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। किसके माध्यम से? थ्रू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये प्लीज याद रखना, मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं भी करंट अफेयर बहुत चाटता रहता था, तो मुझे लगता था कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और UN क्लॉज एक अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि UN की जितनी, ये UN नहीं मतलब समुद्र से, समुद्री जीवन या समुद्रों से रिलेटेड जितने भी कमीशन हैं, जैसे मैं आपको इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन वगैरह के बारे में बता रहा था, सारी अलग अलग होती हैं। आप अगर इस टॉपिक को यहाँ से समझो, आपको ये समझ में आएगा UN क्लॉज करता क्या है। ये यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है, ये एक ट्रीटी है कि समुद्र के ऊपर एक लॉ होना चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये एक लीगल रिजीम बनाने की कोशिश करती है ये ट्रीटी, ये कन्वेंशन, कि हम जो रिसोर्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इन डीप सीबेड एरियाज, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड, नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड, ठीक है, उसके लिए लीगल रिजीम जो है वो बनाने की कोशिश करी गई थी, और वो बनी भी किसकी फॉर्म में? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो मुझे क्या बताओ, कौन किसका पार्ट है? UN क्लॉज ISA का पार्ट है या ISA UN क्लॉज का पार्ट है? ISA पार्ट है UN क्लॉज का। कैसे है? UN क्लॉज आर्यन एक ट्रीटी है, एक कन्वेंशन है, उसने एक बॉडी बना रखी है श्रेया, कि लीगली ये देखा जाए कि जो रिसोर्स हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उससे मरीन एनवायरनमेंट प्रभावित तो नहीं हो रहा है। उस बॉडी का नाम क्या है जो ट्रीटी के माध्यम से स्टैब्लिश हुई है? ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी।
इसके कितने मेंबर्स हैं? 167 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, प्लस ईयू। अच्छा, ईयू को प्लस करके क्यों लिखा हुआ है? नहीं नहीं, बाद में ऐड नहीं कर रहा था। ईयू क्योंकि कंट्री नहीं है ना, ईयू एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है यार। इसकी भी ना मेंबरशिप इसकी और नेटो की बढ़ती रहती है। मैं अभी चेक कर लूँ ज़रा, अब कितनी हो गई है पिछले साल से। हाँ, बाद में वो मुझे पता है ना, हर चार चार पाँच पाँच महीनों में नेटो में कोई ना कोई ऐड होता जा रहा है, ईयू में कोई ऐड होता जा रहा है, यूरोपियन यूनियन। करंट कंट्रीज कितनी है भाई? नहीं, टोटल ये देख रहा हूँ कि अभी है कितनी इसकी। 27 है यू की। 28 क्या है ये? क्रोएशिया। तो 28 क्यों बोल रहे थे क्रोएशिया को? ये क्या है यार ये? अट्ठाईस कंट्री से ईयू की, तो ये 167 मेंबर कंट्री से अलग है। और क्या इंडिया इसका मेंबर है इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी का? जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है फिल्म्स के अंदर। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, यूपीएससी प्रीलिम्स। क्वेश्चन, हाँ किसी फिल्म्स में तो आया इसके बारे में। ये नंबर नहीं लिखा रहा, पता नहीं क्या है ये। Global Ocean Commission grants licenses for seabed exploration and mining in international waters. India has received licenses for seabed mineral exploration in the international waters. और नहीं, ये तो ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में है। हम्म, 2022 का फिल्म्स का क्वेश्चन है ये। यूएन क्लॉज के बारे में आ चुका है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में नहीं आया है। आया भी मुझे याद नहीं, लेकिन यूएन क्लॉज ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस, दिख रहा है ना क्वेश्चन ये? Regarding the United Nations Convention Law of the Sea, consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from the baseline determined following the convention. Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through territorial sea. Exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. ठीक है, ये यूएन क्लॉज के बारे में क्वेश्चन आया था। हाँ, पहले पढ़ लो। तो यूएन क्लॉज जो है, इट कैन होल्ड स्टेट्स लायबल फॉर डैमेज caused by violation of their international obligations to combat pollution of the seas. कन्वेंशन जो है, इसके तीन इंस्टीट्यूशंस हैं। तीन इंस्टीट्यूशंस हैं: इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है, एंड कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कमीशन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो एक एक कमीशन की इसने फंक्शनिंग जो है वो पूछ ली है। अगर आप यूएन क्लॉज के बाद ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, और इसके बारे में यहाँ पर पूरा तो नहीं देखा है। अगर आप ये कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में अगर आप जान चाहो, फिर आप ये वाला स्टेटमेंट जो है आप इसके बारे में जान सकते हो।
A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles. और 12 nautical miles मेजर कैसे करा जाएगा? मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन. और ये डिटरमाइन किसने करा है? इट इज डिटरमाइन फॉलोइंग द कन्वेंशन. ये एक टेक्निकल स्टेटमेंट है ये वाली. ठीक है. तो कन्वेंशन गिव्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑन इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. बस ये जो कन्वेंशन इन सब की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो देता है ना कि ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इट गिव्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. पहले लाइन में पूछ रहा है ये किसके बारे में? ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती है. ठीक है. उसके बाद ये बोल रहे हैं टेरिटोरियल वाटर्स की डेफिनेशन, सेकेंड स्टेटमेंट में टेरिटोरियल सी की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. फिर ये बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी डिफाइन करता है, तो EEZ की उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो जब सबके डेफिनेशन कन्वेंशन के अंदर गिवन है, डेप्थ में जाके इसको पढ़ोगे तो ये तीनों चीज़ों की, अगर आप इन सारी चीज़ों की अगर आप डेफिनेशन जान जाओ, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 5 चीज़ें, उसने इनमें से 3 को पकड़ के 3 स्टेटमेंट बना दी. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये है गेम पूरा. और मैं आपसे क्या बोल रहा था प्रीवियस ट्रीटी में, जो प्रीवियस ट्रीटी में आपको करवा रहा था, ये यहाँ पर ये जब ये ट्रीटी उसमें थी, रनिंग में थी, लंदन कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी. मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर क्या क्या आता है या फिर डेफिनेशन क्या, उस पर ज़रूर फोकस रखना. ठीक है. इसलिए मैं आपको वो इमरान हाशमी को वो वीडियो दिखा रहा था कि उसने डेलिबरेटली कोई चीज़ फेंकी है तो वो उसके अंदर आती है, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर ही पूछता है. अभी डेफिनेशन ही तो है. यहाँ पर वो बोल रहा है, कहाँ गया, द कन्वेंशन गिव्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. तो जब डेफिनेशन जो दे रखी है, उन्हीं डेफिनेशन के ऊपर तो उसने 3 स्टेटमेंट बनाई है. 5 चीज़ होती है, उनमें से 3 चीज़ों को पकड़ के 3 स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन बना दिया. ठीक है. एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करा करो कि अगर उसने, ठीक है, एक टॉपिक चुना है तो वो उसके बारे में उसके बाद पूछने के लिए क्या क्या था, मैं क्या क्या पढ़कर गया था, क्या क्या पढ़कर गई थी, यही क्यों पूछा गया. ठीक है. उससे आपको फ्यूचर में अलग अलग बॉडीज़ के बारे में जो क्वेश्चन आएगा, अगर वो बॉडी आपके नोन में है तो आप उसके ऊपर ये प्रिपरेशन की स्टेज में ज़्यादा गहराई से फोकस करते जाओगे, और उतनी गहराई जितनी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमें दिखती है उन बॉडीज या उन कन्वेंशन या उन ट्रीटी से रिलेटेड. जैसे 90% टाइम्स यूपीएससी जब भी किसी मिनिस्ट्री या उसके डिपार्टमेंट का नाम देता है तो वो गलत देता है, लेकिन वो साउंड ऐसा करेगा कि पक्का आपका मन करेगा कि भाई इसको सही टिक कर आ जाओ. ये चीज रिलेटेड चीज होती होगी. तो इट प्रोवाइड्स राइट टू लैंडलॉक्ड स्टेट्स फॉर एक्सेस टू एंड फ्रॉम सी विदाउट टैक्सेशन ऑफ ट्रैफिक थ्रू ट्रांजिट स्टेट्स. ठीक है. जिन नेशन स्टेट या बॉर्डर से होकर उनके आपको गुजरना है तो आपको कोई टैक्सेशन और ट्रैफिक नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. और ये राइट देता है लैंडलॉक्ड स्टेट्स को फॉर एक्सेस टू एंड फ्रॉम सी, क्योंकि वो तो बेचारे फंस जाएंगे, उनकी गलती थोड़ी है, उनके पास समुद्र नहीं है. तो फिर है ISA, इंटरनेशनल सी बट अथॉरिटी. ये ऑर्गेनाइज करता है एंड रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल और मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सीबेड एरिया बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन विद अ 15-year कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, इट हैज़ अलाउड 8 प्लेयर्स टू एक्सप्लॉइट सीबेड फॉर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. इंडिया इज वन अमंग द 8 प्लेयर्स दैट हैज राइट टू एक्सप्लोर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन. क्योंकि इंडियन ओशन किसका है? किसी का नहीं है. कोई नंबर ऑफ कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन को यूज कर सकती हैं? सिर्फ नहीं. ठीक है. लेकिन इसने बेसिकली एक परमिशन दी है उसको. देखो ये कन्वेंशन, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कुछ कन्वेंशन बाइंडिंग होती हैं, बिल्कुल होती है कुछ कन्वेंशन बाइंडिंग, लेकिन ऐसी अगर आप देखने जाओगे ना, सिर्फ आपको 1% कमीशन ऐसी मिलेंगी, चाहे वो UN की चाहे किसी की भी, वो बाइंडिंग है. 99% जो कन्वेंशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि अगर वो बाइंडिंग होगी ना तो कंट्री बंधेगी नहीं उसमें.
ठीक है। अब जैसे जो बाइंडिंग है ना, कंट्री फिर कैसे बिछड़ जाती है भाई, बहुत सारी चीज़ें ना बाइंडिंग होने लगी थी यूके के ऊपर, जब यूके किसका पार्ट था, ईयू का। तो थ्रू एन इवेंट नोन एज ब्रेग्जिट, यूके को बाहर कर दिया गया। यूके मतलब खुद भी विलिंगली बाहर हो गया था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। फिर उसके बाद वो कभी और बताऊंगा मैं आपको कि ब्रेग्जिट का इवेंट क्या था और ईयू का पार्ट बनने से उसको क्या फायदा था, क्या नुकसान था। अपनी अपनी चलाता था। ईयू का एक रूल है कि हम एक कॉमन करेंसी सर्कुलेट करेंगे, ये अपनी चलाता था, पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ की एक कंट्रोवर्शियल पीएम थी, लेडी पीएम, क्या नाम था उनका, मार्गरेट थैचर, आई थिंक यही नाम था उनका, मार्गरेट थैचर। तो उन्होंने बहुत बहसबाजी करी थी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के सामने, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के सामने कि हम तो नहीं लाएंगे यूरो, और हम तो नहीं मानते हमें सिर्फ ईयू मेंबर्स की मार्केट में एक्सेस ना करने दिया जाए, हम ग्लोबल मार्केट में एक्सेस करेंगे, हम ट्रेड और भी कंट्रीज़ के साथ बेनिफिट करके उठाएंगे। तो कुछ सालों के बाद ईयू मेंबर्स ने बोला भाई आप बाहर ही हो जाओ अगर आपको अपनी अपनी चलानी है तो, और उस इवेंट को ब्रेक्जिट कहा जाता है। ठीक है। तो with a 15-year contract period, ISA has allowed 8 players to exploit seabed for polymetallic nodules. India is one among the 8 countries, ये जो हैं, that has right to explore Central Indian Ocean Basin। किसको एक्सेस करने के लिए, पॉलीमेटल नोड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए। इससे रिलेटेड ही आई थिंक इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, अब ये नहीं पता मुझे वो प्रीलिम्स में आया, मेंस में आया, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया, या किसी और स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स या मेंस में आया। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के ऊपर मैंने एक किसी सरकारी एग्जाम में इसका जिक्र देखा है, इसका क्वेश्चन की फॉर्म में। अब मुझे ये नहीं पता वो यूपीएससी कुछ और है, प्रीलिम्स की स्टेज है या मेंस की स्टेज है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, इट इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक बात याद रखना, आईएमओ से ये मत समझना पूरा ही पूरा लिख कर आया करो, कभी एब्रीविएशन यूज मत करना यूपीएससी की जर्नी में। आप एग्जामिनर को पता चला आईएमओ आईएमओ पहली लाइन से लिखते हुए हिंट देने लगे कि आप इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो या फिर इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, ये इंटरनेशनल मरीन और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट मेजर्स कवर एक्सीडेंटल एंड ऑपरेशनल ऑयल पॉल्यूशन। मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मरीन पॉल्यूशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, यूके में। ठीक है, और ये इकलौती यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है टू हैव इट्स हेडक्वार्टर इन यूके। ठीक है, तो बाकी सबके कहाँ होते हैं जनरली, जेनेवा। और जेनेवा किसकी कैपिटल है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद बेलास वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, इससे भी मरीन पॉल्यूशन होता है। क्या आप लोग जानते हो वैसे, कभी बेलास वाटर के बारे में सुना है कभी, श्रेया जानते हो बेलास वाटर क्या होता है, नहीं जानते आप में तो कोई जानता है कभी बेलास वाटर क्या होता है, नहीं नहीं सुना, चलो मैं समझाता हूँ आपको। कन्वेंशन की तरफ आगे जाने से पहले पहले हम समझते हैं क्या होता है ये। देखो, एक शिप होता है, और आप मान लो एक कार्गो शिप है। अब एक बात बताओ, यहां पर इसकी चाहे साफ सफाई कह लो या स्टोरेज फैसिलिटी कह लो या कुछ भी कह लो,
जब भी ये किसी चीज को लेकर आता होगा, लेकर जाता होगा, मान लो इसका काम है सिर्फ ऑयल टैंकर्स को खाली करने का। सबसे पहले एक नॉर्मल चीज, आगे बढ़ने से पहले मुझे इतना बताओ, कोई भी चीज की दुकान या किसी भी चीज की चक्की, गोडाउन, कोई वेयर हाउस होता है, तो वो उस चीज के कण, उस चीज का लिक्विड आसपास फैल रखा होता है कि नहीं होता है? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जहां पर सरसों का तेल बन रहा है तो वहां पर सरसों का तेल कहीं ना कहीं फैल रखा होगा। आटे की चक्की है तो आटा कहीं ना कहीं फैल रखा होगा। कोई गोडाउन में दालें स्टोर करी गई तो दालों के तीन चार दाने कहीं ना कहीं पक्का पड़े मिलेंगे। ये दुनिया का उसूल है ना कि जो प्रक्रिया जहां पर होती है वो उस जगह पर अपने निशान छोड़ देती है। राइट, इतना मानते हो? है ना? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर यहां पर ऑयल टैंकर है, एग्जांपल के लिए समझ लो ये ऑयल टैंकर है, जब ये जाता होगा तो आर्यन, ऐसा है कि एक भी बूंद कहीं तेलों का नामो निशान नहीं रहता होगा इस पूरी शिप पर? है मयूर? कि कभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तेल फैल गया, वो फैल गया, ये शिप सेफ एंड सिक्योर है, कुछ भी है, लेकिन तेल की बूंद भी नहीं रहती होगी इसके कहीं पर भी, किसी भी जगह पर। ऐसा तो कुछ नहीं ना, पक्का होगा ना? मैंने वही बोल रहा, दुनिया के उसूल है कि जो एक्टिविटी जहां पर होती है वो अपने साथ निशान छोड़ती है ना? कोई भी चीज़ है यार, आप एक बार आपके घर पे कोई आया, आपके टेबल पे यूपीएससी की किताबें देख रहा है, वो देख रहा है, तो देखेगा ना, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, और वही दारू की बोतलें, ब्लेंडर, स्प्राइट, सिगरेट, लाइटर और ये सब देखे तो भाई नशेड़ी है ना? तो अब बेलास वाटर का एक जो कंसेप्ट है वो वर्क कैसे करता है, ये कोई पानी नहीं है स्पेशल तरीके का, ये पानी स्पेशल तरीके का बन जाता है जो कि टॉक्सिक वाटर होता है। क्या होता है, जैसे ही जो पानी है, ठीक है, इस शिप को साफ करने के लिए घुसेगा अंदर, तो डेफिनेट सी बात है, वो जो समुद्र के छोर पर आकर एंकरिंग होकर शिप बंद रखा है, उससे सारा माल निकल गया। शिप की साफ सफाई भी तो होती है, साफ सफाई होती है ना? नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, श्रेया मान लो ये शिप में चार पांच कंटेनर पड़े हुए थे, ठीक है, तो शाइनी अपन ने क्या करा, अपन ने डॉकयार्ड के अंदर काम करने वाले आदमी, ये शिप अभी अभी इराक से आया, ठीक है, चार कंटेनर श्रेया अपन ने खींच लिए, अंदर गए, अपन को साफ सफाई करने की जिम्मेदारी दे रखी थी, अपन ने अंदर झाड़ू ली, झामा लिया, ठीक है, विम विम का साबुन लिया, सर्फ एक्सल लिया, पूरा धो डाला। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ये जो है इसकी स्मेल जो है नहीं आनी चाहिए, कोई भी चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, पूरा इसको धो डालो। अपन ने उसका पूरा अंदर से बंकर जो है वो जाकर धो डाला शिप का, जहां पर भी वो तेल के बैरल जो है वो इंस्टॉल करे जाते हैं। अब जो साबुन का पानी है, हमारे एग्जाम्पल में, मैं ये नहीं कह रहा साबुन से साफ होता तो वो बैलेंस वाटर बन जाता है, आप भावनाओं को समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा बैलेंस वाटर क्या होता है। अब अंदर अगर अपन घुसे हैं शाइनी श्रेया और साफ कर रहे हैं उसको, तो जो साबुन का जो पानी है वो भी तो समुद्र में ही जाके गिरेगा कहीं ना कहीं, बताओ। और ऐसे दुनिया में कोस्टल इलाकों में, डॉकयार्ड्स में कितने शिप आते होंगे, कितनी बोट्स आती होंगी जो कि कुछ ना कुछ लेकर आ रही है और जिनकी टाइम टू टाइम साफ सफाई हो रही है, बताओ। रोज होती है ना ये प्रक्रिया कि नहीं होती है, बताओ। तो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान जब भी किसी शिप की मरम्मत तो नहीं, साफ सफाई करते वक्त जो गंदा पानी है, ठीक है, शिप को साफ करने के लिए, किसी वेसल को, किसी फेरी को साफ करने के लिए, जो गंदा पानी है, जब वो नॉर्मल पानी में जा रहा है, उन समुद्रों में जो जा रहा है, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक, 50 साल तक, 100 सालों तक, तो मुझे वह बताओ, अल्टीमेटली लंबे समय के अंदर श्रेया उस मरीन एनवायरमेंट की लंका तो लग रही है ना। टाइटैनिक जैसी 10 शिप हैं श्रेया, मान लो किसी ओशन वाटर में कहीं ना कहीं अलग अलग डॉकयार्ड में खड़ी हुई है, दुनिया के अलग अलग कोनों में खड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदारी दी गई शाइनी अपन को टाइटैनिक जैसे साइज की 10 शिपों को साफ करने की। कैन यू इमेजिन मयूर, कितना साबुन, कितना झाग, कितना पानी,
शिप तो साफ हो जाएगा, लेकिन कितना वो रिलीज करेगी समुद्र के अंदर? वो पानी ऐसा तो है नहीं कि उठाकर अपन जो साबुन का झाग है श्रेया उसको टॉवल से निचोड़ निचोड़ कर बाल्टी में भर भर कर घर ले आएंगे। वो वहीं बिखराया जाएगा ना, उसी कोस्टल रीजन के आसपास या डॉकयार्ड के आसपास। भाई डॉकयार्ड के आसपास जो बंदे रहते हैं वहां पर जो वॉशरूम है या कुछ भी जो बना हुआ है, वो पानी अल्टीमेटली समुद्र में ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है बताओ? कि उसको लैंड में ले आ जाते हैं कि चलो कोस्टल एरिया में इसको लेकर चलेंगे, अपने घर लेकर चलेंगे इसको। वो सारा वहीं पर तो चेक प्रोसेसिंग होकर जा रहा हो कि कैसे भी जा रहा हो, जाता तो वो उसी के अंदर है ना, पानी के अंदर अल्टीमेटली। ये होता है बेलास्ट वाटर। लेकिन मैं बेलास्ट वाटर का कंसेप्ट से शिप तक ही याद रखना, ठीक है? तो देखो क्या होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो कन्वेंशन है, इट एम्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। अच्छा, बेलास्ट वाटर में मैंने आपको ऑर्गेनिज्म तो समझाया ही नहीं, सॉरी, मैं तो उसे पॉल्यूशन पॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर दिया। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये भी होता है कभी कभार। देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब देखो, अक्षय कुमार और संजय दत्त यहाँ पर ना एक डॉकयार्ड संभालते हैं, और वो मछली जो है वो क्या कहते हैं, पकड़ के जो है वो बेचते हैं। ठीक है? इस मूवी के अंदर, मूवी का नाम है ब्लू। तो यहाँ पर इन्होंने जो है जाल बिछा, मतलब अभी ये मछली पकड़ कर लाए थे कहीं से, जाल में उसको बंद कर रखा है, शाम को इसको निकाल कर ये बेचेंगे। ठीक है? गलती से यहाँ पर एक जो है वो शार्क घुस आई है। ठीक है? पहले एक बार के लिए सीट को देख लो। अब ये बेलास वाटर का एग्जांपल नहीं है, लेकिन बेलास वाटर के कंटेक्स्ट में एक ऐसी चीज है कि स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है? इन्होंने पकड़ के शार्क को निकाल रहे हैं, मतलब बेसिकली यहां से तक कि मछलियां ना खा जाए, इनका काम धंधा बनना चौपट हो जाएगा। अब शार्क थोड़ी सी अग्रेसिव हो रही है। ठीक है? उसको निकाल दिया नेट से पकड़कर। अब क्या होता है, जो इसके पीछे आप ये जो जाल, ये जो है आप ये देख रहे हो, जहां पर इन्होंने मछलियां जो पकड़ रखी है। ठीक है? जहां पर इन्होंने ये जो मछलियां जो पकड़ रखी थी, और मान लो कि ये मछली जो है इस जगह पर आनी थी। ठीक है? जिस जगह पर ये लोग व्यापार करने वाले हैं, इस जगह पर आनी थी। ठीक है? शाम को इन्होंने अपनी मछलियां निकाल लेनी और उसको बेच देना है। ठीक है? समझ में आ गया अपन को? अब क्या है, इसमें से जब ये जाला खाली करा जाएगा, सारी की सारी मछली निकाली गई कि नहीं निकाली गई ये नहीं देखा गया, और इस जाले के अंदर ये वाली मछली जो है ये रह गई, ये रह गई। अब आप इमेजिन करो ये वाले शिप को, इस वाले शिप ने जाना था इराक से इंडिया। ये ऑयल टैंकर की शिप है। जब ये इंडिया में आया, ठीक है, इसकी साफ सफाई हुई, या जो भी है, कहीं से भी मान लो किसी भी जगह पर आया, लेकिन हमारे इंडिया में यहां पर इसकी क्लीनिंग हुई। ठीक है? ये क्लीनिंग प्रोसेस से होकर गुजरा, इसकी साफ सफाई हुई। जब इसकी साफ सफाई हुई, यहां पर सारे के सारे जो पानी है, गंदगी जो है, ये वाटर को इसने पॉल्यूट कर दिया, वो सारी प्रक्रिया आप जानते हैं। अब क्या हुआ, जैसी इसकी साफ सफाई हो रही थी, और ये मान लो कि बहुत बड़ा जहाज नहीं है, छोटी सी वेसल है, या कोई मतलब बोट भी नहीं, लेकिन छोटी सी वेसल है, इसमें से इसमें क्या हुआ, ये वाली जो फिश है ये एक एंटर कर गई, या दो एक एंटर कर गई। ये फिश जिंदा है, ऑयल टैंकर में घुसी हुई है, साफ सफाई होने के बाद हल्का सा जो वहां पर पानी था वहां फड़क रही है, जिंदा है। जैसे ही नीचे नीचे की तरफ पानी का बहाव इनको मिला, ये इराक के टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर गई ये मछली।
इंडिया से चलना शुरू करा था इसने, और ये इराक के टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर गई। 100 बातों की एक बात, श्रेया मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो जो मछली है, अगर ये इंडिया में इस जाले में घुसी थी या कहीं पर भी शिप के अंदर घुसी थी और ये इराक के वाटर में एंटर कर गई, ठीक है, एक तो साफ सफाई में समुद्र का भट्टा बैठा, ऊपर से ये स्पीशी जो इराक में एंटर कर गई, क्या ये कल को जाकर इराक के मरीन एनवायरमेंट के लिए इन्वेसिव एलियन स्पीशी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है। ये है एक बेलास्ट वाटर के साथ एसोसिएटेड फिनोमेना। शायद नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो इंटरनेशनल सबको समझ में आ गई ये वाली बात मैंने क्या कही? आर्यन सर के ऊपर से तो नहीं क्या कुछ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दो जगह पर, एक ऑयल टैंकर इवेंट में और एक ये जो मछली जो इंडिया की टैंक में घुसकर इराक तक पहुंच गई है, समझ गए? तो आईएमओ कन्वेंशन जो है, इट एम्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बेलास्ट वाटर इज वाटर कैरिड इन शिप्स बेलास्ट टैंक्स टू improve its stability and balance। ठीक है, इट इज टेकन अप एंड डिस्चार्ज व्हेन द कार्गो इज लोडेड एंड अनलोडेड। वही वाली बात है, मैंने आपको लोडेड अनलोडेड के कंटेक्स्ट में आपको इजी तरीके से समझाया। विदाउट स्पेशल प्रिकॉशंस दिस प्रैक्टिस कॉजेज द मैसिव स्प्रेड ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नेटिव हैबिटेट टू एरियाज वेयर दे डू नॉट नेचुरली अकर। अब यहां पर क्या है, ये मछली भारत के अंदर थी, लेकिन ये गई कहां तक? गई कहां तक ये मछली? एग्जाम्पल के तौर पर इराक तक। ठीक है, तो बेलास्ट वाटर जो है, इट इज देयरफॉर वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ पोटेंशियली इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। कभी कभार ये भी होता है, जैसे तीसरा कंसेप्ट इसका ये भी है, मैंने आपको एक शिप साफ करने वाली बात बताई, साबुन का पानी वाली बात बताई, मैंने आपको एक मछली वाली बात भी बताई। ये जो बात कर रहा है ना, कि आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा कि सर ये क्या कहना चाह रहा है कि बेलास्ट वाटर स्टोर कर लिया जाता है बेलास्ट टैंक में टू इम्प्रूव इट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। कभी कभार कुछ शिप ऐसे होते हैं, देखो भाई पानी के ऊपर ही तो तैर रहा है, अब पानी का हल्का सा वेव इधर उधर हुई, कोई पानी में जो है कोई इवेंट अगर आया, लहरें अगर तेज हो गई, तो शिप तो डगमगाने लगेगा बहुत जोर जोर की, बहुत तेज तरीके से। ठीक है, उस कंटेक्स में देखो दोस्तों क्या होता है कि शिप के नीचे एक चेंबर होता है, उसको बेलास्ट चेंबर कहते हैं, या बेलास्ट टैंक जैसे ही कह रहे हैं, उसको बेलास्ट चेंबर कहते हैं। वहां पर ना कभी कभार स्टेबिलिटी के लिए पानी लोड कर दिया जाता है। अब क्या होता है, उस पानी के अनलोडिंग की प्रक्रिया में, जैसे जब इराक से भरकर चला था पानी, उसको अनलोड कर दिया गया इंडिया में, और जब इंडिया से लोड होकर चला तो ये मछली उसके साथ लोड होकर उस बेलास्ट टैंक में इस शिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नीचे एक बेलास्ट टैंक की जरूरत थी, उसमें मछली जो है ये एंटर कर गई उस पानी के साथ। अब जब ये इंडिया से जो है जो इराक तक ये जाएगा, तो बस ये मछली उसके साथ, और ये जाकर वहां पर इन्वेजिव एलियन स्पीशी बन सकती है। फिर एक बंकर कन्वेंशन 2001 की, ये इंश्योर करता है दैट एडिक्वेट एंड इफेक्टिव कंपनसेशन इज अवेलेबल टू पर्संस जो कि ऑयल स्पिल की वजह से डैमेज जो है सफर करते हैं। इट अप्लाइज टू डैमेज कॉज ऑन द टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल सी, exclusive economic zone of state parties. It is modeled on the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969. तो इंडिया हैज रेटिफाइड बोथ द कन्वेंशन ऑफ आईएमओ, बंकर कन्वेंशन भी एंड बेलास्ट वाटर कन्वेंशन भी। यहाँ पर क्या है, ये बंकर कन्वेंशन बेसिकली बेसिकली यही है कि अगर कोई भी डैमेज होता है स्पेल वगैरह की वजह से, तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। फिर एक क्या है, रीजनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान। इट वॉज डायरेक्टली लॉन्च बाय SECAP and IMO to facilitate international cooperation and mutual assistance in preparing and responding to major oil pollution incidents in seas around Bangladesh, India, Maldives, Pakistan and Sri Lanka. SECAP की फुल फॉर्म भूल गया मैं, सॉरी। ये रहा, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, SECAP। ठीक है, आईएमओ की तो आपको पता है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, SECAP की है साउथ एशिया
कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसलिए आपको यहाँ पर साउथ एशिया की कंट्रीज देखने को मिलेगी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, ये किस लिए? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू मेजर ऑयल पॉल्यूशन इंसिडेंट्स इन सीज अराउंड दीज कंट्रीज। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखो ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर ये इसको देखो, इस क्वेश्चन को, आपको अभी तक ये लगा होगा कि सर ये तो नंबर जो हैं ये तो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है, और ये बुक तो वैसे हम लोग बेस बनाकर चलते हैं, अब एक्स्ट्रा सर्च करनी पड़े तो फिर बुक की क्या बात है। बुक तो हर कोई पढ़ लेता है, उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो, ये वाला डायग्राम। ठीक है, अगर आप नेशनल एयर स्पेस को देखो, नेशनल एयर स्पेस आता है हमारा इस जगह तक। ठीक है, ये जगह तक, ये वाली जो लाइन है मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की, ये हमारा नेशनल एयर स्पेस। लैंड से लेकर ये क्या लिखा हुआ है? टेरिटोरियल सी। यहाँ पर स्टेट की पूरी पूरी सॉवरेंटी होती है। कितना होता है एरिया? 12 नॉटिकल माइल का, 19 किलोमीटर का। ठीक है, 19 किलोमीटर का। जैसे ही आप यहां से नीचे उतरोगे तो ये बेस लाइन है, यहां पर आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ये शुरू हुई, ये हो जाता है इंटरनेशनल एयर स्पेस। क्या? 19 किलोमीटर के बाद, यानी कि 12 नॉटिकल माइल के बाद। इसके बाद जो चलता है वो चलता है कंटिगुअस जोन। 24 नॉटिकल माइल का एरिया होता है यहां से यहां तक, इंटरनल वाटर से लेकर यहां तक। ये इसको परस्यूट जोन भी कहते हैं। स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट दोस हु ब्रेक द लॉ। ठीक है, यहां पर स्टेट की पूरी सॉवरेंटी है। स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट दोस हु ब्रेक द लॉ यहां पर। अब अगर आप और आगे बढ़ जाओ, बेस लाइन से अगेन यहां से 12 नॉटिकल माइल से लेकर आप 200 नॉटिकल माइल के एरिया को अगर आप कवर कर लो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्टेट हैज द राइट टू एक्सप्लॉइट ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हियर। फिर उसके बाद जो एरिया है वो है आपका, ये है दूसरी बाउंड्री। इससे पहले वाली बाउंड्री एक थी ये वाली, जहां स्टार मार्क मैंने मारे हुए हैं। ये है आपका हाई सीज। इंडिविजुअल कंट्रीज कैन क्लेम कंट्रोल फ्री फॉर नेविगेशन बाय वेसल्स ऑफ ऑल द नेशंस। ठीक है, और ये जो कंटिगुअस जोन से जो ये एरिया हाई सीज तक को जो टच करता है वो होता है आपका डीप सी बेड, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। डीप सी बेड ये नहीं कि ऊपर आ जाएगा, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और एक नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, और यही अगर आप, ये तो समुद्र के लेवल पर थे, यही अगर आप बिल्कुल वर्टिकली ऊपर चले जाओ आकाश में, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नेशनल एयर स्पेस इतने एरिया के अंदर। और बिल्कुल वर्टिकली अगर उससे आगे आगे की तरफ अगर आप जाते रहो तो वो बन जाता है आपका आउटर स्पेस। तो आप जो भी अपनी मिसाइलें या जो सैटेलाइट सिस्टम जो भी आपको ये जो लॉन्च करने हैं वो करने हैं, टेस्ट करना है, अगर उनको सॉरी लॉन्च करने की बात कर रहा हूँ, टेस्ट करना है, तो वो आप यहीं पर ये कर सकते हो। आउटर स्पेस के लिए आपको अगेन परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके चलते अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या पूछा था? कोस्टल स्टेट हैज द coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined following the convention. तो measured from the baseline, ये रही baseline, एक स्टार मार्क हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये अपनी baseline, यहाँ से लेकर अपना 12 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स नहीं जा सकता, तो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स नहीं जा सकता। ठीक है, फिर एक पूछा था आपसे, शिप्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल सी। ठीक है, अब वो हाई सी है, ये जो टेरिटोरियल सी है, क्या ले सकते हैं यहाँ पर पैसेज? ये देखो, जो इस शिप्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, चाहे वो कोस्टल हो चाहे वो लैंडलॉक्ड हो, दे एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल सी। यहाँ पर स्टेट की पूरी सॉवरेनिटी होती है। आंसर इसका क्या, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? एक सेकेंड, 1 and 2 only, 2 and 3, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3। इसका आंसर है 4। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। वो यूएन क्लॉज के उससे है।
इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है। हाँ, ये आर्यन आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे यहाँ पर कुछ कन्वेंशन के बारे में। हाँ, आप बताओ कौन सी वाली। अच्छा, ये वाला, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, मतलब मैं बताता हूँ वो ट्रेड भी कैसा, मतलब बेसिकली वो शिप्स में या बंकर्स में या टैंक्स, मतलब वो जो है ऑयल टैंक्स आ रहे हैं बेसिकली, ये देखने के लिए कि भाई ऑयल स्पिल का इवेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर इसका देखो ना, ये है रीजनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान। इनको और मेजर ट्रेड से कोई दिक्कत नहीं है भाई, तेल का अगर व्यापार हो रहा है तो सतर्क हो जाएंगी कंट्रीज फिर यार। तेल का व्यापार मद्देनजर है इनका, मुख्य फोकस है इनका। ठीक है, देखो बहुत सारी आइटम्स का बीच में ट्रेड होता है, हम सब जानते हैं इन सारी कंट्रीज के बीच में, है ना, साउथ एशिया में। लेकिन उनमें से प्रमुख व्यापार जो है वो अपना इट इज़ विद रिगार्ड टू ऑयल, ये मतलब ट्रेड इन ऑयल बैरल्स, क्रूड ऑयल वगैरह। ठीक है, ताकि वो ना हो। जैसे आपको पता है मेजर ऑयल स्पिल के जो इवेंट्स फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, जैसे मेजर तो आपने देख लिया कि इस बुक में अपने 3 दे रखे थे दुनिया के आसपास हिस्टोरिकली जो सबसे 3 खतरनाक हुए हैं। लेकिन छोटे मोटे जो मेजरली होते रहते हैं, आप मुझे दुनिया का वो कोना बता सकते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, जगह पता है? क्या कह रहे हो श्रेया? जापान से भी ज़्यादा गल्फ कंट्रीज में जो रेड सी का एरिया है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं छोटे मोटे, मतलब देखो यार, एक बैरल ऑयल भी फैलना या एक टंकी भी फैलना, मान लो जितनी बड़ी अपनी पानी की टंकी होती है 1000 लीटर की, 500 लीटर की, उतना भी फैलना, ये क्या समुद्र के लिए कोई खतरनाक चेतावनी नहीं होती है? कि बताना ज़रा, होता है ना। अब ऐसे छोटे मोटे जगह पर वो अगर करंट अफेयर की फॉर्म में कवर हो जाती है कि आज ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आज ऐसा ऐसा हल्का फुल्का गिर गया था, फैल गया था, उन्होंने उसको क्रॉस नहीं करने दिया, शिप को क्रॉस नहीं करने दिया, 2 शिप गलती से टकरा गए तो ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन ये भी तो सोचो ना, मरीन इन्वायरमेंट की कितनी लंका लग रही है। ये कन्वेंशन कैसी क्या बोल रही थी कंट्रीज जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और कन्वेंशन बना ली इन्होंने, ये इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो बनाई है। ये है पूरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बस वही वाली बात है। ठीक है, तो सब लोगों को आई होप ये अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर भी देखो ऐसे ही था कि इजी था, मैंने रोज़ एक एक क्लास लेकर आपको आराम आराम से कवर करवाया, एक एक पैराग्राफ के ऊपर हमने घंटों घंटों बातें करी हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो बस्ती है वो बस्ती है रिवीजन इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, 19 था हमारा वाटर पोल्यूशन मरीन एनवायरमेंट, 20वां है अब हमारा कौन सा, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स। यानी कि 2 आपके वाटर पोल्यूशन के चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएंगे कवर, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर इसके बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि मुझे उस क्वेश्चन को छोड़ना है फिर फिल्म्स के अंदर। वो फिर मेरे बस की बात नहीं, किसी की भी बस की बात नहीं है। और कोई जानता हो तो भाई वो उसके लिए अच्छी बात है कि उसने फालतू में इतनी मेहनत करी है जो कि रेगुलर सोर्सेज में गिवन नहीं है कहीं पर भी। इसके बियॉन्ड बस आपके जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं करंट अफेयर 1 साल के बस। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।